बच्चों, द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान में सेकेंड पेपर में आज अपन राष्ट्रीय आंदोलन की जैसी चर्चा कर रहे थे। अपन ने अब तक राष्ट्रीय आंदोलन के उत्पत्ति, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण की चर्चा की। अब आज से अपन गांधीवादी चरण की चर्चा करेंगे। अपन जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का कालखंड जो अपने पाठ्यक्रम में है वो है 1885 से 1947 का, और तीन विविध चरणों की चर्चा होती है इसमें: उदारवादी, उग्रवादी और फिर गांधीवादी। अब गांधीवादी चरण सामान्य थे 1919 के बाद 1919 से 1947 तक का माना जाता है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी पृष्ठभूमि बताऊं। गांधीवादी चरण के आगमन से पहले उग्रवादी चरण ने एक जन आंदोलन की पृष्ठभूमि तो तैयार कर दी थी। तिलक ने जिस प्रकार उग्र आंदोलन किया था, स्वदेशी का आंदोलन हुआ था। तिलक ने आने के बाद, जेल से आने के बाद 1916 में एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग आंदोलन किया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ समझौता भी हुआ। इन सब कारणों से एक पृष्ठभूमि बनी हुई थी आंदोलन की, एक नवीन आंदोलन की, राष्ट्रवादी आंदोलन की। मैंने कल भी कहा था कि इस समय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज चाहते थे कि थोड़ी शांति रहे, इसलिए उन्होंने अगस्त घोषणा के आधार पर 1919 का मॉन्टफोर्ट सुधार अधिनियम भी लागू करने की कोशिश की। लेकिन इसमें हुआ क्या, कुछ घटनाओं को और समझे कि असहयोग गांधी जी का आगमन कैसे हुआ। गांधी जी का आगमन जो है होता है 1915 में। उससे पहले गांधी जी इंग्लैंड में पढ़ने के बाद दक्षिण अफ्रीका जब गए तो वहाँ अश्वेतों के पक्ष में और रंगभेद के खिलाफ, तत्कालीन दक्षिण अफ्रीकी सरकार में जो रंगभेद की नीति थी उसके खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था, उससे उनको थोड़ी बहुत ठीक ठाक प्रसिद्धि मिल ही गई थी। और उसके बाद जब 1915 में वो भारत वापस आए तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। और तब तक लेकिन क्या हुआ था कि कांग्रेस में एक वैक्यूम सी स्थिति आने लग गई थी नेतृत्व में। क्यों? क्योंकि तिलक जो है वो एक प्रकार से बहुत सक्रिय नहीं थे, बीमार भी थे। होम रूल लीग आंदोलन की असफलता के बाद वो लगभग निष्क्रिय थे। लाला लाजपत राय जो है वो उस तरह से एक अलग लाइन ली थी उन्होंने, और वो मुख्य धारा में अब उतने सक्रिय नहीं थे। बिपिन चंद्र पाल उतने सक्रिय नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी लगभग एक प्रकार से इनका जो है ये निष्क्रिय या फिर इनका देहांत हो गया था। इस बीच में गांधी का आगमन हुआ, और गांधी ने आने के बाद 1915 से लेकर 1917 तक 3 सत्याग्रह के प्रयोग किए। मैंने कल भी बताया था कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए, फिर उसके बाद गुजरात में ही खेड़ा में किसानों के लिए, और बिहार में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में। तो एक उनके सत्याग्रह की पृष्ठभूमि थी, तैयार थी। इस बीच में क्या होता है कि कुछ घटनाएं होती है जिससे जनता में जन असंतोष ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। और उसके कारण से गांधी जी और कांग्रेस को एक नवीन आंदोलन करने का अवसर भी मिलता है। घटनाएं क्या क्या थी? तो सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट मैंने बताया था कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ड्रैकोनियन, बहुत ही कठोर अंग्रेजी कानून था, जिसके अंदर किसी भी पत्रकार को अंग्रेजी शासन के विरोध लिखने पर या किसी अन्य को भी अंग्रेजी शासन के लिखने के विरोध में जाने पर राजद्रोह के मुकदमे के तहत अरेस्ट किया जा सकता था, बिना किसी कारण के जेल में रखा जा सकता था। और इस कानून का बहुत दुरुपयोग शुरू हो गया था, है ना, दुरुपयोग हो रहा था। इसी कानून को रोकने के लिए, कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और इसके तहत जो बड़े नेता खासकर पंजाब में सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जो अरेस्ट हुए थे, उनके विरोध के लिए जब जलियांवाला बाग में अमृतसर में 1919 में 13 अप्रैल को ये शुरू हुआ आंदोलन, तो उस जलियांवाला बाग में हत्याकांड हो गई। जनरल डायर ने एक प्रकार से घेर कर बड़े बूढ़े बच्चों महिलाओं को बहुत ही निष्ठुरता से उनकी हत्याएं की, और इसके खिलाफ पूरे देश में बड़ी प्रतिक्रिया हुई। गांधी जी भी बहुत ज्यादा इसके लिए आक्रोशित हुए, और ये जो इसके विरुद्ध जो जनसंतोष पनपा
वो एक अच्छा अवसर था कि गांधी जी राष्ट्रवादी आंदोलन को पूरी तरह से जन आंदोलन बनाते और अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंकने का प्रयास करते, और ये उन्होंने शुरू किया था। इसके बाद क्या हुआ कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो हंटर समिति बनी, हंटर समिति ने क्या किया कि एक तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दोषी जनरल डायर था उसका बचाव किया, एक प्रकार से उसको दंडित करने के बाद बचाव किया। तो इसके खिलाफ भी बहुत प्रतिक्रिया हुई, एक तरह से एक जन संतोष और ज्यादा भड़का। फिर इसके बाद एक और घटना इससे पहले होती है, ये सब गांधी के असहयोग आंदोलन की पहले की घटना है ना। खिलाफत, अब खिलाफत कमेटी बनी। मैंने फिर से बताया था पहले कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के पराजय के बाद जो तुर्की का जो खलीफा होता था वो दुनिया भर के मुसलमानों का एक प्रकार से सर्वोच्च धार्मिक राजनीतिक गुरु माना जाता था। तुर्की की पराजय के बाद प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने, ब्रिटिश शासन ने, और वहां पर जो स्थानीय शासक बने मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की में, उन्होंने उस खिलाफत का अंत कर दिया, खलीफा के पद का अंत कर दिया। इसके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों में प्रतिक्रिया, विशेष रूप से भारत के मुसलमान उग्र हो गए अंग्रेजी शासन के खिलाफ। इसलिए उन्होंने एक तरह से अपने धर्म, अपने एक उसके ऊपर आघात माना और इसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, और उस खिलाफत के पक्ष में जो है वो आंदोलन के लिए आंदोलन करने लगे। व्यापक आंदोलन की तैयारी हुई। गांधी जी ने उस खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की। गांधी जी ने ये इसलिए किया था कि उनको लगा कि इसके माध्यम से वो जो आंदोलन की शुरुआत है वो करेंगे, और उस आंदोलन में, किसी ऐसे भविष्य के आंदोलन में मुसलमानों का काफी साथ मिलेगा, राष्ट्रवादी आंदोलन उग्र होगा और हिंदू मुस्लिम एकता भी स्थापित होगी, जो कि 1906 में मुस्लिम लीग और 1909 में पृथक निर्वाचन पद्धति के बाद से कमजोर पड़ने लग गई थी। तो गांधी जी का उद्देश्य था, एक पॉजिटिव उद्देश्य था, यद्यपि बहुत आलोचना भी होती है कि इस कम्युनल, एक सांप्रदायिक मुद्दे को गांधी जी ने आंदोलन के रूप में किया, लेकिन गांधी जी का उद्देश्य था कि इसको हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में स्थापित करें और राष्ट्रवादी आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग ले, और मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिक नीति थी मुसलमानों को पृथक करने की, वो कमजोर हो। तो गांधी जी ने इस उद्देश्य से खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की और फिर ये हुआ, ये सब हो गया था। तो एक जन असंतोष था सभी वर्गों में जन असंतोष था अंग्रेजी शासन के खिलाफ। इसी समय सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और इस अधिवेशन में जो है एक आंदोलन का जो प्रस्ताव था गांधी जी का, जिसको असहयोग आंदोलन कर रहे थे। ध्यान रहे, गांधी जी के गांधीवादी चरण में गांधी जी के 3 बड़े राजनीतिक आंदोलन हुए। यद्यपि उनके अन्य भी आंदोलन हुए, उन्होंने अन्य राजनीतिक सामाजिक सक्रियता भी दिखाई, जिसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन 3 बड़े आंदोलन किए उन्होंने, जिसमें पहला था असहयोग आंदोलन। पहला असहयोग आंदोलन था 1920-21 का, फिर दूसरा 30 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर उसके बाद 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 बड़े आंदोलन थे। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को भारी बहुमत से कांग्रेस में स्वीकृति मिली। यद्यपि उनके इस आंदोलन को तत्कालीन एक कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जो था, जिसमें लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेता भी थे, उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी, लेकिन फिर भी गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हुआ। और फिर दिसंबर में 1920 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ नागपुर में, उस समय भी इस गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। और इस प्रकार 1919 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन लॉन्च किया, अपना पहला बड़ा राजनीतिक आंदोलन, असहयोग आंदोलन लॉन्च किया, जिसके माध्यम से उनके जो उद्देश्य रखे गए
कि अंग्रेजी सरकार से, अंग्रेजी राज से, अंग्रेजी कानून से असहयोग करना, नंबर वन असहयोग करना। लेकिन ध्यान रहे गांधी जी ने कहा असहयोग करेंगे लेकिन पूर्णतः अहिंसात्मक करेंगे। अहिंसा गांधी जी का एक बहुत बड़ा अस्त्र था, गांधी जी का एक बहुत बड़ा साधन भी था, साध्य भी था। जब हम गांधीवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि गांधीवादी सिद्धांत में अहिंसा न सिर्फ साधन था बल्कि अपने आप में एक साध्य भी था। तो इस आंदोलन में भी गांधी जी ने यही कहा कि हम अहिंसात्मक रूप से असहयोग करेंगे ये अंग्रेजी सरकार का, और इसलिए सभी प्रकार के सरकारी पदों का परित्याग किया जाएगा, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया जाएगा। फिर उसके बाद सरकारी जो अंग्रेजी अदालतें थी यानी न्यायालय थे उनका बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, स्वदेशी को प्रमोट यानी कि उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, और सभी प्रकार के सरकारी जो समारोह थे उनका जो है वो बहिष्कार किया जाएगा। और जो कुछ भारतीयों को, अनेक भारतीयों को भारत से बाहर अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश शासन अपने अन्य उपनिवेशों में ले जा रहे थे उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। मतलब ऐसे लोगों को बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा। ये असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख था। और एक प्रमुख और था 1919 का जो एक्ट आया था, मॉन्टफोर्ड सुधार अधिनियम, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, उसके अंतर्गत जो प्रांतों में चुनाव होने वाले थे उनका भी बहिष्कार किया जाना था। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे इस असहयोग आंदोलन के, गांधी जी के उद्देश्य थे जिसके आधार पर वो आगे बढ़े। और उसके बाद कैसे इस असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, असहयोग आंदोलन की परिणति और इसका प्रभाव क्या रहा, इसके बारे में भी हम अगले व्याख्यान में